बिंदु पर बात करूंगा। आपसे प्रार्थना है इसे बहुत ही ध्यान से सुने। एक तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि आप गुलाम हैं, आप सही रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। आपको षड्यंत्र पूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत 17 जुलाई 1947 में जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, जिसके तहत आप ब्रिटिश साम्राज्य के तहत दो डोमिनियन स्टेट के रूप में पैदा हुए और आपके प्रतिनिधि को यह ट्रांसफर नहीं हुआ पावर, यह अंग्रेजों के द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधि को हुआ। उस व्यक्ति ने अंग्रेजों का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसका अधिकांश प्रोविजन एज इट इज उठा लिए। उसमें बहुत सारी घृणित चीजें को भी जो है जगह दी गई, जैसे आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह आर्टिकल यह बताता है कि दो जो है एंग्लो इंडियंस वो हमारे पार्लियामेंट में माननीय प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किए जाएंगे। यह एंग्लो इंडियन कौन है, इनके किस इंटरेस्ट को साधने के लिए हमारे पार्लियामेंट के हिस्से होना चाहिए, इसे हमें तत्काल हटाना चाहिए। जिस संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट दिए, राइट टू इक्वलिटी दी, जो संविधान कह रहा है कि आप सेकुलर हैं, उस संविधान में ढेर सारे फेवरिज्म वाले प्रोविजन डाले हैं जो कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। इस संविधान में घृणित तरीके से आर्टिकल 35A, जो कि असंवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान संस्थापित हो चुका था और मई 1954, लगभग 4.5 साल बाद, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कैसे कोई आर्टिकल हमारे संविधान का हिस्सा बन सकता है, वो भी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा। विषम परिस्थितियों में कैबिनेट के अप्रूवल से राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब ऑर्डिनेंस नोटिफाई कर सकता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस भी यदि 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट उसे यदि अनुमोदित नहीं करती है तो वो स्वतः नल एंड वाइड हो जाएगा, स्वतः गिर जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो फिर क्या कारण है कि बिना कैबिनेट में डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन के, ना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, आर्टिकल 35A जैसा घृणित आर्टिकल कैसे संविधान का हिस्सा बना? यह दिखाता है कि हमारे उसमें पूरी धूर्तता थी। पाकिस्तान जहां है उसमें काफी हिस्सों में मुस्लिम लीग ना जीतकर कांग्रेस जीती थी। यदि वो पाकिस्तान बनेगा तो वहां पर हिंदुओं को बड़ी संख्या में भगाया जाएगा। यह अनुमान लगाना एक बच्चे के लिए भी पर्याप्त था। फिर क्या कारण है देश के प्रधानमंत्री ने यह सब कोई विचार नहीं किया? अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो गुलामों के लिए, गुलाम भारतीयों के लिए थे। ये नियम आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपको गुलामी का एहसास दिलाने के लिए बनाए गए थे। फिर क्या कारण है नेहरू जी ने इन सभी को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया? अंग्रेजों की जो व्यवस्था जो कि इन चीजों को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए थी, वो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, उसको यथावत अडॉप्ट कर लिया। यह सभी लोग लॉर्ड थे। इन्हें नियम कानूनों ने पूरी तरह से लॉर्ड बनाया हुआ था।
इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बिना इस सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी लाए धूर्तता और दुष्टता पूर्वक जो है इन नियमों और कानूनों को यथावत अडॉप्ट किया गया। 1951 में धूर्ततापूर्वक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 लाया गया, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी लाई गई और ये पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी हो, वह राष्ट्रीय रहें, वह कोई ऐसा कंडक्ट ना करें जो देश के हित में नहीं है, ऐसा जो है व्यवस्था नहीं की कि उसमें नियम कानून नहीं बनाए कि पार्टियों के कौन से कंडक्ट अपराध होंगे, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने जानबूझकर उन्हें ढेर सारे लाभ, इनकम टैक्स से एग्जम्पशन जैसे ढेर सारी चीजें से उनको फायदा पहुंचाया और यही कारण है कि वह मवाद बढ़ते बढ़ते आज एक ऐसा पार्टी तंत्र पैदा हो गया है जिसने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। यह बड़ी ही शर्मिंदगी और का विषय है कि हमारी ये पॉलिटिकल पार्टियां जो कि आजकल प्राइवेट कंपनियां या पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं, यह दुष्टतापूर्वक पैसे लेकर टिकट बांटती हैं, अपने भाई भतीजों को, अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं। दूसरे पार्टी के स्वार्थी लोग जो अपने लाभ के लिए आप पार्टी में आना चाहते हैं, उनको जो है आदर से बुलाती हैं, फूल मालाएं पहनाती हैं, उनको टिकट देती है, कैबिनेट रैंक देती हैं। इस तरीके की ये दुष्टतापूर्ण व्यवस्था पार्टी ने पैदा कर दी। चुनाव में विशेष तौर पर नेहरू जी के समय बड़ा षड्यंत्र पूर्वक जो ना चुनाव की कार्रवाइयां हुई, बड़ी संख्या में जो ना ग्रुप बनाए जाते थे जिनका काम बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था। जो गांव, जो जगह कांग्रेस के हित में नहीं थे, वहां पर ये बलशाली लोग अपने गैंग को तैनात करके उन जगहों के लोगों को वोटिंग और पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने देते थे और उनकी फर्जी वोटिंग कर दी जाती थी। यह कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू वाले लोग हैं? लिहाजा इन्होंने जो नेता चाहे आपराधिक रिकॉर्ड के ही क्यों ना हो, हमने उन्हें दारू, फ्रीबी, पैसे या साड़ी के कंसिडरेशन में ही क्यों ना वोट दिया हो, लेकिन आज वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात पार्लियामेंट में कहने की स्थिति में है? वह है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी विप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। वह है जिनको देख के कई बार आपकी अस्थियां कपकपा जाती हैं। वह दुष्ट राजनेता इस पार्टी तंत्र के सामने बहुत ही निरीह प्राणी हैं और उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि जो कुछ मिला है कहीं वो ना गुम जाए। यह पृष्ठभूमि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब चारों तरफ से आसुरी शक्तियों ने सिस्टम को घेर लिया है। ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि इन काले अंग्रेजों ने 1860 का पुलिस एक्ट, जो कि अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपको कंट्रोल करने के लिए, आपका दमन करने के लिए बनाया था, वही 1861 का पुलिस एक्ट इनको बहुत भा रहा है। जब भी पुलिस रिफॉर्म के कुछ प्रयास हुए, इन दुष्ट नेताओं की रूहें कांप गईं और इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह जमीन पर ना उतर पाए। 1996 में 3 डीजी रैंक के व्यक्तियों ने, जिसमें से प्रकाश सिंह जी ने अग्रणी भूमिका निभाई, जो कि डीजी बीएसएफ सिख और डीजी यूपी के पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने पीली लगाई कि पुलिस को जो है राजनीतिक इंटरफेरेंस से इंसुलेट करने की जरूरत है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2006 में एक लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा 7 बिंदु जजमेंट दिया। लेकिन इन धूर्त नेताओं ने 2006 से 2022 के बीच में इन 16 सालों में पूरे पुलिस सिस्टम को जकड़ लिया है। आज एक सिपाही से लेकर डीजी राजनीतिक इच्छा से पोस्ट होता है, राजनीतिक इच्छा से वहां पर रहता है
और बिना राजनीतिक इच्छा के वो कुछ नहीं कर सकता है। जकड़न इतनी मजबूत हो गई है कि बिना इनके इशारे पर अपराध का पंजीयन होता है, बिना इनके इशारे पे जो है किसी की अरेस्ट नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जकड़ लिया गया है। इन नेताओं ने अपने चारों तरफ कार्यकर्ता के नाम पे दुष्ट तो लोगों को, मवालियों को, गुंडों को, अपराधियों को इकट्ठा कर दिया है। तो नेताजी का खुद का भी स्थायी वारंट हो सकता है और उनके चंगू मंगू इन कार्यकर्ताओं के भी स्थायी वारंट हो सकते हैं। निरीह यह कार्यकर्ता और गुंडे मवाली आम जनता पर अब अत्याचार तक करने लगे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा करने लगे हैं। जितने भी अवैध धंधे हैं यह जो है गुंडा मवाली उन नेताजी के संरक्षण में कर रहे हैं। इनके अत्याचार जो कि अधिकांश केसेस में अपराधों की श्रेणी में आते हैं, उनको लेके जब जनता थाने जाती है या किसी सिस्टम में किसी दूसरे अधिकारी के पास जाती है, उसे न्याय नहीं मिलता है, वो दर दर भटकता रहता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है। आपको ताज्जुब हो रहा होगा ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं। इन बातों के कहने के पीछे मुझे आपके घाव कुरेदने का उद्देश्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज भी गुलाम हैं और जो व्यवस्था पहले लॉर्ड थी, इन काले नेताओं ने उसे अपने चुंगल में लेकर ये महालॉर्ड हो गए हैं। तो जैसे देवों के देव महादेव शिवजी हैं, ऐसे ही लॉर्ड के महालॉर्ड ये काले अंग्रेज बन गए हैं। और आप एक निरीह प्राणी के तहत जो है दर दर भटकते हैं। इन हुक्मरानों के द्वारा निर्णय लिया जाए, निर्णय ना लिया जाए, निर्णय विलंब से लिया जाए, गलत निर्णय लिया जाए, घूस खा के गलत निर्णय लिया जाए, इससे इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनके द्वारा अन्याय के कारण न्याय की अपेक्षा में आप दर दर भटकते रहेंगे, आपकी चप्पल घिस जाएगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे वातावरण और खाका को खींचने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि अब आप आसुरी शक्तियों से घिर गए हैं और आसुरी शक्ति ने आपका पूरे वातावरण को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जो है इसके बाहर निकलने का क्या रास्ता है, क्योंकि मैं समस्या को हमेशा निदान की दृष्टि से देखता हूं। तो ये समस्या बनी रहेगी। क्या हम गुलाम ही बने रहेंगे? क्या हम न्याय के लिए इसी तरीके से डर में रहते हुए दर दर भटकेंगे और ये जो है इन काले अंग्रेजों के गुंडे मवाली हमको इसी तरीके से डराते और दुखी करते रहेंगे, या कुछ आशा की किरण है? तो इसको आओ हम मिलके उस समाधान की तरफ देखते हैं, उस समाधान को खोजने की कोशिश करते हैं। क्या इस विषम परिस्थिति में कोई समाधान है? तो मुझे लगता है कि हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में, हमारी व्यवस्था में हर समस्या का समाधान है। हमारे वेद कहते हैं कि जब भी आसुरी शक्तियों का दबदबा बढ़ा है, उनका अत्याचार बढ़ा है, हमारे ऋषियों, मुनियों, देवताओं ने और व्यक्तियों ने, पब्लिक ने तपस्या का सहारा लिया। तपस्या के माध्यम से उन्होंने अस्त्र, शस्त्र और वरदान प्राप्त किए। फिर इन अस्त्र शस्त्र, जिसमें ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र भी सम्मिलित थे, अस्त्र और वरदानों के साथ जो है आसुरी शक्तियों को न केवल लड़ा बल्कि उन्हें परास्त भी किया। अब आपको फिर लग रहा होगा कि ये मैं वैदिक चीज की यहां क्यों चर्चा कर रहा हूं। मेरा कहना है कि अब हमको तपस्या की जरूरत है। तो आप कहेंगे क्या तपस्या करेंगे? तो कलयुग है। तो कलयुग और डेमोक्रेसी में यह तपस्या है कि जनता में एनर्जी को फूका जाए और जनता की उस एनर्जी से इन वरदान प्राप्त करते हुए इन आसुरी शक्तियों का विनाश किया जाए, इन आसुरी शक्तियों को नष्ट किया जाए और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल के एक दैवीय और अच्छी व्यवस्था स्थापित की जाए। आप कहेंगे कैसे संभव है? अभी तो आपने कहा था कि हम लोग गुलाम हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम सहने के लिए मजबूर हैं। यह बिल्कुल सही है।
मुझे लगता है कि अब हम बड़े गुलाम हो गए हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय हम में से बहुत सारे लोगों में हिम्मत हुई, उन्होंने बगावत की, उन्होंने जो है अंग्रेजी सत्ता को जो है चुनौती दी, अंग्रेजी सत्ता को डराया, धमकाया और बल्कि भागने के लिए भी मजबूर किया। आज जब हमारे वोट से चुनी हुई इन काले अंग्रेजों की सरकार है, उस समय क्या कारण है हम और ज्यादा डरे हुए हैं। हमारा मुंह बंद है, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हम में से जो इंटेलिजेंसिया है वो चंद लाभ के लिए बिका हुआ है। हम जो है सत्य बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो हम बड़े गुलाम हुए नहीं, हम संभवतः अब ज्यादा दबे हुए बड़े गुलाम हैं जो दिन प्रतिदिन के छोटे फायदों के लिए जी रहे हैं। अब जनता को हम थोड़ी देर के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक वो जनता है जिसे इन्होंने फ्री भी बांट के बर्बाद कर दिया है, जिसे दारू की लत लग गई है, जो खाना खाने की बजाय दारू पीता है और नमकीन खाता है, और फ्री भी से जो उसके सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है उसने वो अपना सम्मान खो दिया है। एक वो जनता है। दूसरी वो जनता है जिसमें मिडिल वर्ग आता है, जो पूरी तरह से जो है करके महंगाई के दबाव में जो है ना फंसी हुई है। बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वह इन्हीं सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाती है और उसे डर है कि कहीं जो है यदि उसने कुछ ज़्यादा कुछ किया तो उसकी कहीं जॉब ना चले जाए, कहीं और कुछ ना हो जाए, कहीं उसके बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो जाए, तो वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ जो कि बहुत नेचुरल हैं उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसके बाद जो तीसरा तबका है जो कि लॉर्ड्स है, जो कि खुद इन सब चीज़ों का दोहन कर रहा है। उसने और इन राजनेताओं ने आपस में मिलके ऐसी चंडाल चौकड़ी बना ली है कि उनका ही दायित्व है कि वो व्यवस्था को बदलें और वही जो है ना व्यवस्था बदल सकते हैं। बिकॉज कांग्रेसियों ने दुष्टता और भ्रष्टापूर्वक जो भी गड़बड़ियां की हैं वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि वह जो है अपने भाजपाइयों से सुप्रीम कोर्ट में सही मुद्दों के लिए अर्जी लगाने का, पिटीशन लगाने का यह जो तरीका भी चल रहा है इसे बंद करें। अपने 56 इंच के सीने और अपने दृढ़ चरित्र और स्वभाव का परिचय, जो कि आपका मूल कैरेक्टर भी है, उसका परिचय देते हुए जो गड़बड़ियां इन्होंने की हैं, जो गलत कानून बने हैं उनको ठीक कर दिया जाए, जो पूर्णतः गलत है उन्हें रिपील कर दिया जाए और एक अच्छी जनोन्मुखी व्यवस्था पैदा की जाए जो काले अंग्रेजों के या गोरे अंग्रेजों की विरासत ना हो। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाएं। हम पार्टी तंत्र जिसने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है, हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करें जिसमें पार्टियां एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी और वो फिलॉसफी डेवलप कर सकती हैं, वो देश के लिए क्या कानून क्या चीज हो सकती है उसके ऊपर होमवर्क कर सकती हैं और वो ऐसे चरित्र का निर्माण कर सकती हैं जो आगे चल के जनप्रतिनिधि बन के जिस देश को और अच्छा जो है ना बनाने में अपनी योगदान कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के समय वो सुप्त हो जाएंगी, ना उनके टिकट पर कोई लड़ेगा और ना ही उनके पास कोई पार्टी व्हिप होगा, ना कोई पार्टी डिसिप्लिन होगा। लिहाजा वह मॉरल फोर्स के ऊपर काम करेंगी और मॉरल फोर्स हमेशा सही होता है, तो गलत बात, कुत्सित चाल, ये सब मक्कारियां, बदमाशियां जो है ये स्वतः विलोपित हो जाएंगी। लेकिन इस व्यवस्था को चाहे संविधान में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करना हो, चाहे कानून की गड़बड़ियां ठीक करना हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत हो, वो लॉर्ड से अकाउंटेबल बने, चाहे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो। जुडिशरी का काम जो है इम्पार्टिंग जस्टिस है, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लॉर्ड। यदि सही तथ्यों के बावजूद भी वो गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें अपने निर्णयों को डिफेंड करने की स्थिति निर्मित की जाए जिसमें कि कंपनसेशन की व्यवस्था हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और भाजपा से इन जनरल निवेदन करना चाहूँगा कि
क्राइम फ्री भारत ने इस संबंध में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आप कृपया उनको देखें और उस तर्ज पर जो परिवर्तन आवश्यक है उसे आप करें। अब सवाल उठता है कि क्या ये परिवर्तन लाएंगे? मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यही लोग जो है दुष्टों को टिकट दे रहे हैं। आज जो 2019 में पार्लियामेंट बना है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, उनके अपने खुद के एडमिशन के हिसाब से, और 29% व्यक्ति वो तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए साक्षर और सचरित होना जरूरी है, उस देश में कानून का निर्माता बनने के लिए ये गुंडा मवाली आपराधिक चरित्र के रिकॉर्ड के व्यक्ति को टिकट क्यों दे जा रहा है, उनको जिताया क्यों जा रहा है? और यदि ऐसे चरित्र के लोग बैठेंगे तो आगे आने वाले समय में व्यवस्था और गड़बड़ा जाएगी। राजनेता, गुंडा मवाली और ब्यूरोक्रेसी और बाकी सब चीज मिलके जनता को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। 2004 से जो अधिकारी कर्मचारी अपनी 35-40 साल की नौकरी करते हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इन राजनेताओं को यदि वो एक दिन भी मेंबर हो गए तो उन्हें पेंशन मिलेगी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही हैं। यह दुष्टता की पराकाष्ठा है। इन्होंने अपने लिए ढेर सारे पक्ष जो है ना इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि कोई कारण नहीं बनता है कि इतना बड़ा पर्क उनको दिया जाए। यह चूंकि सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, ये आपस में साठ गांठ करके इस तरीके के नियम कानून, इस तरीके के बिल पारित कर देते हैं जिसमें इनका लाभ होता है और हम सब लोग जो है देखते रह जाते हैं। आओ अब उस समाधान की बात करें जो हमारे वेदों ने बताया है। हमारे वेदों ने बताया है कि यदि हम इस माहौल को मान लें कि आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया है, हम आसुरी शक्तियों को सीधे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आसुरी शक्तियां हमको जो है ना तहस नहस कर देंगी, हमको नष्ट कर देंगी, तो हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि हम तपस्या करें। और डेमोक्रेसी की तपस्या है कि हम जनता में विश्वास दिलाएं, चाहे जनता के अनुभव कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे जनता अंदर से कितना भी टूट क्यों ना गई हो, चाहे वो महंगाई और अन्य चीजों के उसमें क्यों ना जो है बेबस हो गई हो, चाहे उसके ऊपर जो है ना ढेर सारी चीजें थोप दी गई हैं, केमिकल्स थोप दिए गए हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियों से भी जूझ रही है, वो वातावरण से भी जूझ रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है तपस्या, और वो तपस्या है जनता को शक्ति का केंद्र बनाना। आज मैं शंखनाद के माध्यम से आवाहन करता हूं कि आओ हम सब ऊर्जा केंद्र बने। अब ये ऊर्जा केंद्र कैसे काम करेगा, ऊर्जा केंद्र है क्या? तो ये ऊर्जा केंद्र एक मैग्नेट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जैसे एक मैग्नेट होता है, उसके पास कोई लोहा आता है या तो वो लोहा का प्रत्येक कण अपने ही जगह पे रीओरिएंट करके वो भी मैग्नेट बन जाता है, उसके बगल में जितने भी लोहे होंगे वो भी मैग्नेट बन जाएंगे। तो इस मैग्नेट से की व्यवस्था को हम क्यों ना ऊर्जा कहें, और ऊर्जा एक मैग्नेट दूसरे को मैग्नेट बना रहा है तो एक ऊर्जा केंद्र दूसरे को जो ना ऊर्जा केंद्र बनाए, और उसकी एक पूरा जो है एक सिस्टम बनाया गया है। तो आओ हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि वह व्यवस्था क्या होगी, वो व्यवस्था कैसे संपादित होगी, उसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हो या पार्टी में हो या आप किसी संस्था में हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जितना समय भी आपका उसमें लग रहा है उसको आप लगाइए पूरी एनर्जी से, अच्छे ढंग से करिए। उस चीज को आपको बंद नहीं करना है। आपके 24 घंटे में से बचे हुए समय में से कितने घंटे आप संकल्प के साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत की इस तपस्या रूपी ऊर्जा केंद्र व्यवस्था को देना चाहेंगे, ये संकल्प आपको करना है। तो पहला संकल्प आपको ये करना है कि आप किस लेवल के अपने आप को ऊर्जा केंद्र बताना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका अपना प्रभाव क्षेत्र क्या है। ये गांव भी हो सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, संभाग भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है और पूरा राष्ट्र भी हो सकता है।
तो जैसा आपका प्रभाव क्षेत्र है उस हिसाब से आप अपने को एक उस लेवल का एनर्जी केंद्र घोषित कर सकते हैं। क्योंकि इस एनर्जी केंद्र को किसी नए व्यक्ति से बात नहीं करना है। जो लोग उससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसमें उनकी जिसमें एक ऑलरेडी जुड़ाव है, एक आस्था है, उस आस्था वाले लोगों को, जो लोग आपसे जुड़े नहीं हैं, नए हैं, उस पर आप अपनी एनर्जी मत खर्च करिए। यदि इसमें कोई नीति में परिवर्तन होगा तो हम आपको बताएंगे। आज केवल आपको अपनी एनर्जी अपने परिचित, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, उन पर लगाना है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, आपको यदि 2 घंटे का समय आपके पास है और आप 2 घंटे का संकल्प लेना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 1 घंटे का संकल्प लें, जिससे आपका संकल्प न टूटे। यदि आपके पास 4 घंटे हैं तो आप 2 घंटे का संकल्प लीजिए। यदि आपके पास 8 घंटे हैं तो आप 4 घंटे का संकल्प लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां आप जा सकते हैं, जहां पे आपके परिचित और प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, आप उसे अपना जो है प्रभाव क्षेत्र घोषित करिए। आप अनावश्यक बड़ा क्षेत्र को मत लीजिए। अब इसके बाद आपको 2 काम करना है। एक, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सूचना का आदान प्रदान का एक साधन है और कितने लोग जुड़ गए हैं इसका भी आईना है। तो आप सभी लोग शपथ के साथ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब जो है हमारा क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लॉन्च हो जाता है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेंबरशिप के ऐप के माध्यम से मेंबर बनिए और इस संकल्प को जो है ना एक बार पुनः दोहरा लीजिए। अब अभी तक 2 चीजें हो गई हैं कि आप आपका प्रभाव क्षेत्र, संकल्प का प्रभाव क्षेत्र क्या है, और दूसरा हो गया है कि आपने कितना समय उसके लिए दिया है। तीसरा हो गया है कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसी के साथ क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से आप सदस्य भी बन गए। अब जो है अगला चरण आता है कि जो आपने समय संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र बनने के लिए दिया है, उसको 3 भागों में बांट लीजिए। यदि आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग कुछ विदेशों में हैं तो वो पहले हमारा एनआरआई वाला रहेगा। तो संख्या के अनुसार आप 1 या 2 एनआरआईज को प्रतिदिन जो है बात करने के लूप में लीजिए और उनको जो मटेरियल ऑलरेडी है वो बताइए, उनको जो है ऊर्जा केंद्र बनने की प्रेरणा दीजिए। हमारे ऊर्जा केंद्र के जो वीडियो ऑडियोज हैं वो उन तक भेजिए। यदि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्ति को समझाने में कुछ दिक्कत महसूस करते हैं तो आप जो है अपने से बड़ा ऊर्जा केंद्र के व्यक्ति से, जिसका समझाने की क्षमता ज़्यादा हो, उस क्षमता का यूज कर सकते हैं, या आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसको जो है ऊर्जा केंद्र का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बताएंगे। लेकिन आपको किसी अजनबी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। आपके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग जो आपसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनकी आप में आस्था है, आप केवल उनको जोड़ने की कोशिश करना है। किसी नए व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश नहीं करना है। नया व्यक्ति जो है वो किसी थर्ड जो है ना व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में होगा तो उसे उस व्यक्ति के द्वारा जोड़ा जाएगा। अब जो है पहला अपन ने उसको 3 भागों में बांटा था। पहला भाग में हो गया है एनआरआई। अब दूसरा भाग है प्रवासी भारतीय। इसका मतलब है कि आपके प्रभाव चार्ट, आपके रिलेशन, ये वो प्रभाव क्षेत्र में से जो लोग भारत में ही रिमोटेस्ट जगह पे हैं, तो उस दूर वाले व्यक्ति को सबसे पहले सुनिए। 1 या 2 अपनी सहूलियत और टाइम जो आपने डेडिकेट किया है उससे बात करिए और उसे ऊर्जा केंद्र बनाइए। जैसा हमने समझाया है कि उसको ऑडियो वीडियो जो आपको ज़्यादा एनर्जी दिया है उसको उनको भेजिए और उनको ऊर्जा केंद्र बनने का आग्रह और संकल्प और वो प्रक्रिया बताइए। जब हम ये संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प की प्रक्रिया को हम वीडियो बनाएं और उस वीडियो का जो लोगों को हम जोड़ते जा रहे हैं उनको एक ग्रुप बनाते जाएं, और जो लोग नए ऊर्जा केंद्र बन गए वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए अलग से जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएं। और ये जो भी डेली ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके वीडियो उसमें डालें। आपस में ही थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह भी लें तो वो इंटरव्यू के वीडियो भी डाल दें और मुझे भी उसमें एडमिन बना दें। तो हम एक टेक्निकल व्यक्ति को वहाँ डाल देंगे जो इन ऑडियोज और वीडियोज को और आपकी कार्रवाई को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चढ़ा के जो है उसे वाइडर पब्लिसिटी देगा। तो आपके उदाहरण से
और भी लोगों को सहूलियत होगी और वो जो है ऊर्जा केंद्र बनना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक मैग्नेट दूसरे लोहे को मैग्नेट में कन्वर्ट करती है, तो यह ऊर्जा केंद्र का यही फिलॉसफी है। यहाँ एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि आपको किसी नए व्यक्ति को अप्रोच मत करिए, जिसका बरसों से आपसे संबंध है, जो बरसों आपका जो है घनिष्ठता रखता है, आप उसको ट्राई करिए। जो अजनबी व्यक्ति हैं वो किसी दूसरे जो है ऊर्जा केंद्र के आभा मंडल के व्यक्ति होंगे, हम उन तक जो है उस आभा मंडल, उस जो है संपर्क सूत्र के माध्यम से पहुंचेंगे। लिहाजा नए व्यक्तियों पर आप एनर्जी खर्च नहीं करिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। अब जो है पहले में आपने एनआरआई को ले लिया, दूसरे में आपने प्रवासी भारतीयों को ले लिया, अब तीसरे में जो भी आपने क्षेत्र अपने लिए चुना है, गांव का चुनाव हो, मोहल्ले का चुनाव हो, कस्बे का चुनाव हो, जिला का चुनाव हो, संभाग का चुनाव हो, जिला का चुनाव हो, क्षेत्र का चुनाव हो या राष्ट्र का चुनाव हो, आपको अपने क्षेत्र में आप 7 दिन में एक चार्ट बना लीजिए कि आप किससे फेस टू फेस संगोष्ठी करेंगे। उनसे बातचीत करिए, उन्हें ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर करिए, उसके जो ऑडियो वीडियोज हैं उनको सुनाइए और इसके बाद उनको ऊर्जा केंद्र बनाते हुए इसी तरीके से संकल्प कराइए। इसी तरीके से वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरीके से जो है वो ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है सदस्य बनेंगे और यह ऊर्जा संधारण का काम जो है लगातार चलता जाएगा। यदि हम शिद्दत से और सही भावना से यह काम करेंगे तो हम 2-3 महीने में ही करोड़ों में पहुंचेंगे और वो करोड़ जो है 10 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है और 100 करोड़ भी हो सकता है। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि इससे जुड़ जाइए और हम जो है इसको पूरे जो है भारत में फैला दें। ये हमें पुरानी एक कविता याद आती है जिसमें कहा, माँ कह रही है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये जो है सूर्य के लिए बारे में है कि उसकी रोशनी से सभी लोग सराबोर हो गए, उस ऊर्जा से सभी लोग सराबोर हो गए और अंधकार स्वतः लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही जब ऊर्जा केंद्र चारों तरफ फैलते जाएंगे तो ऊर्जा अपने आप विलुप्त जो है अंधकार अपने आप विलुप्त हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि ऊर्जा केंद्र से हमें क्या फायदा होगा? ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है और इससे जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, बदलाव की उद्घोषणा कर रहे हैं, आप बदलाव का शंखनाद कह रहे हैं, वो बदलाव का शंखनाद कैसे आएगा? मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से जायज है, समझने लायक है और इसे हमें समझना भी चाहिए। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आप आसुरी शक्तियों के पास सीधे जाएंगे वो आपको नष्ट कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी प्राथमिकताएं डिसाइड कर ली हैं कि हमें क्या क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे पार्टी विहीन प्रजातंत्र, जैसे खर्च विहीन ऐप के द्वारा आज से ज्यादा पारदर्शी और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। इसके विस्तृत जानकारी के लिए आपके हर विषय पर जो है हमारे व्याख्यान, हमारे ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, कृपया उन्हें ध्यान से सुने। इसी प्रकार जो है पहले हम साइबर क्राइम फ्री भारत बनाएंगे। मैं एक वीडियो के माध्यम से बहुत विस्तार से इसमें आपको समझाऊंगा और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अगले कदम के लिए साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि अभी आरबीआई के द्वारा जो है 3-4 दिन पहले ही एक फीचर फोन के माध्यम से फोन पे की व्यवस्था की। लिहाजा अब हमको जो है हमारे लोगों को स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है वो भी जो है डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपना जो है भुगतान कर पाएंगे, अपने पैसे का आदान प्रदान कर पाएंगे। इस अच्छे कार्य के लिए मैं मुक्त खंड से जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। अब साइबर क्राइम जो है आज हो रहे हैं वो हमारी लचर व्यवस्था के कारण है। बहुत कम समय में साइबर मुक्त जो है भारत, साइबर क्राइम मुक्त भारत हो जाएगा और बिना पुलिस पर लोड बढ़ाए और रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ ये संभव हो सकेगा। और ये करना भी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे दुष्ट लोग जो है धोखा दे रहे हैं, पैसा हड़प रहे हैं, बच्चियों को जो है ना अपने ट्रैप में ले रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है इवन सुसाइड करने तक के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। लिहाजा
साइबर क्राइम मुक्त भारत जो है उस कारण से भी जरूरी है, और दूसरा कारण है क्योंकि हम जो है करेंसी मुक्त भारत जो है ना पैदा करना चाह रहे हैं। करेंसी मुक्त, पेपर करेंसी मुक्त। तो पेपर करेंसी मुक्त कर होते ही हम जो है, जो अभी पैसा टेररिस्ट के पास पहुंच रहा है, ड्रग माफिया के पास पहुंच रहा है, नक्सल्स के पास पहुंच रहा है, टेररिस्ट के पास पहुंच रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंगों के पास पहुंच रहा है, वह सब जो है ना इंक्लूडिंग हवाला, सब जो है अपने आप में नष्ट हो जाएगा और ये पैसा उन तक नहीं पहुंच सकता है। और हमारे पास इतनी मजबूत ट्रेल रहेगी कि जो भी इस तरीके के दुष्टता के कार्य गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा उसे हम बिना समय गवाए पकड़ सकेंगे, अकाट साक्ष्य पेश कर पाएंगे, 1 महीने में उसको जो है हम प्रोसिक्यूट करके जेल में सड़ा देंगे। पेपर करेंसी मुक्त भारत के साथ ही अब हम आगाज करते हैं कर मुक्त भारत की। आज हमारी जनता कर के बोझ से, महंगाई के बोझ से दबी हुई है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं, कर मुक्त भारत संभव है। यदि ये संभव है तो इसे करिए। मैं आपसे जो है ना अनुनय प्रार्थना करता हूं, आप अपने किसी भी अर्थशास्त्री को इस विषय पर मुझसे चर्चा करने के लिए नामित करिए। मैं जो है उनको कन्विंस करूंगा। यदि वो कोई ऐसी बात कहेंगे जो हमारे समाधान में उसके ऊपर विचार नहीं किया गया है तो हम उसका भी समाधान खोज लेंगे और एक कर मुक्त जो है ना व्यवस्था होगी जिसमें डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुने से भी ज्यादा पैसा होगा। तो हमारे लोगों को महंगाई की मार से मुक्त मिल गई, हमारे लोगों को जो है, व्यापारियों और लोगों को फालतू के जो है ना इस टैक्सेशन सिस्टम से जो अभी वो दबा हुआ है और वो कई बार जो है अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए टैक्स को बचाता है और वो चोर कहलाता है। तो इन सब मुसीबतों से वो मुक्त हो जाएगा। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी से फिर से प्रार्थना करता हूं कि आओ हम कर मुक्त भारत का निर्माण करें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज जो पैसा आपका सिस्टम पैदा कर रहा है उससे 10 गुना पैसा जो है हम ट्रांजैक्शन फीस के आधार पर इकट्ठा कर पाएंगे और मुझे तो लगता है कि वो 10 गुनों से भी ज्यादा होगा। मैं किसी भी अर्थशास्त्री से इस बारे पर बहस करना, चर्चा करने के लिए तैयार हूं। वह बहस हमारे फायदे के लिए होगी। संभवतः कुछ बिंदुओं पर यदि हमारा ध्यान नहीं गया होगा तो वो बिंदु हम समझ लेंगे और हम कॉस्मोस से उनका सॉल्यूशन जो है खुजवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे कोई भ्रम नहीं है कि कर मुक्त अर्थव्यवस्था पूर्णतया संभव है। अब जो है, जो अपराधी क्यों है, तो अपराध मुक्त जो है, अपराध मुक्त जो है ना राजनीति, वो हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से हासिल कर लेंगे। इसके बाद जो है हम अभी तक हम साइबर क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे थे, अब हम अपराध मुक्त भारत की बात करेंगे जिसके तहत 5 सर्टेनिटी हैं, 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है। और मैं माननीय मोदी जी को भरोसा दिलाता हूं जितना पैसा उनकी सिस्टम आज जनरेट कर रहा है उससे दुगना या 4 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू स्ट्रीम इस देश के लिए पैदा करेगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आपको जो है डेवलपमेंट के लिए 4 गुना आज की तुलना में पैसा भी मिल जाएगा, आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी पुलिस पे बर्डन भी नहीं आएगा और जो जनता इसमें सहभागी होगी उसे भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और देश को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। आओ हम अपराध मुक्त भारत के उस सशक्त 5 जो है सर्टेनिटी और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम वाले मॉडल को जितने जल्दी हो जमीन पर उतारें। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। स्पेशली अभी हमारे आदित्य योगीनाथ जी जो विजयी हुए हैं और जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और उनकी विजय जो है अपराधों पे प्रभावी कार्रवाई के कारण है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपराध मुक्त भारत मिशन को मौका दें। हम सबसे पहले यूपी को अपराध मुक्त बनाने की तरफ जो है ना आगे बढ़ें और यदि यूपी को हम अपराध मुक्त बना पाएंगे और ये कार्रवाई के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से ये व्यवस्था जो है अधिक से अधिक 1 साल के अंदर पैदा की जा सकती है। हम जिसके में 15 दिन के अंदर क्लिष्ट से क्लिष्ट प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर सकेंगे और ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे कर पाएंगे कि 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड
वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से हम 1 महीने के अंदर सर्टेनिटी ऑफ सजायाबी भी कर पाएंगे। हमारा जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास हर चीज की 360 डिग्री की जानकारी होगी। वो राइट टू प्राइवेसी को भी जो है गारंटी कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी गारंटी के साथ साथ कहते हैं हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था शेरों को पकड़ने में अनावश्यक यकीन नहीं रखती है, तो वो इन दुष्टों को उनकी गली में ना पकड़ कर वहां स्मार्ट इंटरवेंशन सिस्टम के माध्यम से पकड़ेगी जहां पर कि वो कुत्ते की हैसियत में है। यदि किसी कारण से दिखाने के लिए हम इनके दड़बे में जाके इनको पकड़ना चाहेंगे तो हम फिर शेर की तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन विकास दबे जैसे हमारे 8 पुलिस अधिकारियों को मार गिराने की हम स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे। हम अपराधियों को रिहेबिलिटेट भी करेंगे। तो इस प्रकार से 5 सर्टेनिटी और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ जो है हम एक सशक्त व्यवस्था को जमीन पे उतारेंगे। हमारे पास जो कृषि मॉडल है उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसकी तमाम समस्याओं को दूर करते हुए हम जो है एक सशक्त जो है जहर मुक्त जो है कृषि व्यवस्था, जिसमें कि मुझे नहीं मालूम है कि 100 गुना आमदनी होगी शासन को, ऐसी व्यवस्था होगी कि किसानों की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। ट्रांजैक्शन ऑफ चीजों का जो आदान प्रदान बहुत ज्यादा होगा, तो वो 2% ट्रांजैक्शन फीस पे भी अकूत पैसा जो है वो शासन के पास भी पहुंचेगा। तो डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में मेरे पास 100 गुना से भी ज्यादा पैसा होगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी हर चीज बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ पाएगी। हमने एक मशीन जो है, हर आदमी एक मशीन भी है। हमने केमिकल का अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करने के कारण हमने उस जो हमारा एक्सक्रीटा और सीवेज है वो अमृत तुल्य है, उसमें मैन्योर छिपा हुआ है, उसमें बायो एनर्जी छिपी हुई है। हम थोड़ा सा माइक्रोब और दूसरे आयुर्वेदिक चीजों से का उपयोग करके हम अपनी स्वच्छता की स्थिति को भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे और इतने बड़े रिसोर्स को, सीवेज को एक सबसे बड़े रिसोर्स के रूप में, सबसे बड़े एनर्जी सोर्स के रूप में और सबसे बड़े जो है उसके रूप में जो है ना उतारेंगे। चूंकि सभी मानव बराबर हैं, लिहाजा यूनिवर्सल सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल, इस तरीके की चीजों के साथ हम दीर्घायु समृद्ध भारत को जो है जमीन पर उतारने की स्थिति में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह व्यवस्था जो है हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जमीन पर उतारने का प्रयास करें। क्योंकि यदि हम सीधे ये बात कहेंगे तो हो सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे सुनने के लिए, समझने के लिए या मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन यदि यही बात हमारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र थाली बजाकर, दीपक जला के और वीडियो बजा के जो है ना यदि कहेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी राष्ट्रीय सलाहकार की जरूरत नहीं होगी, किसी मीडिया एनालिस्ट की जरूरत नहीं होगी। यह माननीय नरेंद्र मोदी से जनता का सीधा संवाद होगा। यदि वो हमारे अनुनय और विनय और प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें अपने सर पे बिठाएंगे, उनकी जो है ना प्रशंसा में दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और जो है स्तुति के वीडियो भी जारी करेंगे। जिस दिन ऐसा होगा भारत में उस दिन दीपावली मनेगी। यदि किसी कारण से यदि वो नहीं मानते हैं तो हम उनको विवश करने की कोशिश करेंगे। हमने ये व्यवस्था जो है रामचरितमानस में ली है। जब भगवान राम जो है माता सीता के पास जाना चाहते हैं और समुद्र एक बाधा बनता है, तो वो 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं। अब 3 दिन के बाद जब कुछ नहीं होता है तो वो क्रोध से अपना तीर निकाल लेते हैं और वो कहते हैं, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तब हम जो है माननीय जो है वर्तमान राजनेताओं को, वर्तमान व्यवस्था को विवश करने की कोशिश करेंगे। आप पूछेंगे कि आप क्या विवश करेंगे, तो हम जो है उनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उन्हें अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, हम उनके दरबार में नहीं जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो हमारा आभा मंडल और प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत के हर गली और हर कोने में होगा।
यदि ये राजनेता उन हमारे प्रभाव क्षेत्र में घुसेंगे तो हम जो है काले अंग्रेज वापस जाओ के नारे लगाएंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, हम काले बैनर लगाएंगे। कहते हैं कि असुरों को अहम होता है और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वह अपने ऊपर उनके आसपास जो चंडाल चौकड़ी है उसके अहम को भारी नहीं होने देंगे और वो मेरी बात जरूर मानेंगे। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तब मजबूरी बस क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो है अवतरित होगा। इन 100 करोड़ जो है ऊर्जा केंद्रों से उन मनुष्य तपस्वियों और कर्म योगियों की जानकारी प्राप्त करके ऐसे 545 व्यक्तियों को 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना प्रचार के जिताया जाएगा और जो वर्तमान राजनेता हैं उन्हें उन्हीं के गेम में जमानत उनकी जब्त कराई जाएगी। अब आप समझ पाए होंगे कि ये ऊर्जा केंद्र कैसे पूरी व्यवस्था को बदलेंगे और इसमें वो तीनों चीजें रहेंगी। पहले हम अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि ये मान जाते हैं तो इन्हें सिर पे बिठाएंगे, इनका स्तुति गान करेंगे और फिर वैसी स्थिति में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो पार्टी के रूप में अवतरित नहीं होगा, क्योंकि जो लोग विवश होकर भी अच्छा काम कर देते हैं वो भी स्तुति के योग्य हैं। हम उन्हें अपने सिर पर बिठाने के लिए तैयार हैं और हम उनको अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से पूरे 545 सीटों पर विजयी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि विवश हो रहे हैं तो हम आगे भी विवश करके जो अच्छी व्यवस्था हम जनता के लिए लाना चाहते हैं उसे हम लाने में सफल होंगे। विवश करने में भी मुझे लगता है कि शायद विवश करने से मान जाएंगे। यदि कुछ नहीं होता है तो अंतोगत्वा हम जो है 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 545 जनस्वी तपस्वी और कर्म योगियों को पहचानेंगे और यह कार्रवाई 2022 से 2024 के बीच में करेंगे और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, बिना किसी चुनाव प्रचार के हम जो है अपने उन कर्म योगियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और अधिकांश केसों में राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। फिर इन 5 सालों के दौरान जितने भी परिवर्तन करना है वो परिवर्तन चाहे संविधान में हो चाहे नियम कानून में है वो सब किए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाया जाएगा, जुडिशरी को जवाबदेह बनाया जाएगा, इनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। आज जो मंत्री पार्लियामेंट में बैठ के जो है ना दोनों तरफ की जो है ना खिचड़ी पका रहे हैं वो पकाना संभव नहीं होगा। मंत्रियों को जो कि एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, वह अपने कुकृत्यों से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अन्यथा वो अपने पूरे 5 साल रहेंगे। हमारी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एक एक क्लॉज पे चर्चा करेगी, क्योंकि आगे चल के एक्ट पास नहीं होंगे, क्लॉज पास होंगे, सेक्शन पास होंगे, लिहाजा उसमें प्रचुर चर्चा भी होगी। एग्जीक्यूटिव ड्राफ्ट दे सकते हैं लेकिन वो कानून नहीं बना सकते हैं, वह जो है वोट भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएगा, वो जवाबदेह रहेगा, उसके बैठने की जगह भी होगी, वो जो है जब उससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका जवाब भी देगा, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए वो पार्लियामेंट में डिपेंडेंट नहीं करेगा। जैसा कि हमने ऐप बेस्ड जो है चुनाव व्यवस्था की है, ऐसे ही ऐप बेस्ड जो है ना एग्जीक्यूटिव चुनाव व्यवस्था भी होगी। और एक बार वो यदि एग्जीक्यूटिव बन जाता है, मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो अपने पूरे टेन्योर के लिए पार्लियामेंट पर जो है आश्रित नहीं रहेगा, वो पार्लियामेंट पे आश्रित नहीं रहेगा। पार्लियामेंट का काम जो है कानून बनाना है, जनता के ऊपर यदि कोई गलत काम हुआ है तो उसके क्वेश्चन पूछ के एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाना है, लेकिन उसे वो गिरा कर ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरे 5 साल सरवाइव करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी तंत्र जो है चाहे कोई भी स्थापित करे, हम कितने भी नियम कानून डालें, लेकिन वो शक्ति का केंद्र बनने की कोशिश करेगी। लिहाजा क्राइम फ्री भारत यदि पार्टी के रूप में अवतरित भी होता है तो 5 साल के पहले ये सब उसी में लिखा जाएगा संविधान में कि 5 साल के बाद जो है वो स्वतः जो है नष्ट हो जाएगा
और तब तक हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र को जो है जमीन पर स्थापित कर चुके होंगे। आओ हम सब मिलके शंखनाद के माध्यम से ऊर्जा केंद्र की श्रृंखला जारी करें। मैं आप सभी महान भावों से प्रार्थना करता हूं कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है इस पर गौर करें, विचार करें और अपने आप को जो भी आप काम कर रहे हैं उसको यथावत करते रहें। जो भी आप समयदान करते हैं उस समयदान से अपने प्रभाव के लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाएं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि इसका जरूर सकारात्मक असर होगा। आओ हम सब मिलके इस चीज को जन जन तक पहुंचाएं। हम पूरे भारत में को ऊर्जा केंद्रमय कर दें और जो दुष्टता है वो अंधकार रूपी दुष्टता जो है वो स्वतः विलोपित हो जाएगी। हमारे जो एनआरआईज और बाकी लोग हैं तो विश्व में भी जो है ना इस व्यवस्था का नाद होगा, शंखनाद होगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि विश्व की भी जो है भी राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी। हम जो है जहर मुक्त कृषि के साथ दीर्घायु और निरोगी जो है ना भारत की स्थापना भी कर पाएंगे। आओ इस महान कार्य के लिए आप सब लोग हमसे जुड़ें और एक शंखनाद और संकल्प के जरिए ऊर्जा केंद्र बनते हुए बिना कहीं जाए, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी तकलीफ के संकल्प करते हुए इस कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।